चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्थिव रॉय से, जो आपके स्टेट में टॉपर थे। ऑल ओवर इंडिया इनकी रैंक थी 572 और स्कोर 685। अगर आप भी कुछ इसी तरीके का स्कोर लाना चाहते हैं तो ऐसे क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए जो पार्थिव जी ने फॉलो किए और उनको ये स्कोर मिला? क्या ऐसी चीज़ें जो इन्होंने मिस्टेक कर दी मेन एग्जाम में वो नहीं कर सकते तुम, मतलब वो ना करके तुम अच्छे स्कोर और अचीव कर पाओ आने वाले नीट के एग्ज़ाम में? कैसे कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे टेस्ट देने चाहिए, कैसी कैसी कोचिंग इन्होंने फॉलो किया, तो इनके 2 साल की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो पार्थिव जी बताएंगे स्टार्टिंग आपने 11th में कहाँ कहाँ किया, क्योंकि 11th में ये मेरे यहाँ तो नहीं पढ़ते थे, तो 11th की स्टार्टिंग की जर्नी इनकी थोड़ी सी अलग थी। फिर 12 में शायद इधर ज्वाइन किया या 11th के लास्ट में। तो बताना इनको 11th के बारे में क्या था, क्योंकि जानते तो तुम्हें सब पहले से ही हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पार्थिव रॉय। जैसे सर ने कहा, इस बार नीट में 685 आया है मेरा स्कोर, और अभी राउंड 1 में मैंने एम्स भोपाल में एडमिशन लिया है, और अपग्रेडेशन के लिए मैंने दिया है राउंड 2 में, तो एम्स भुवनेश्वर हो सकता है। और मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट करी है। मैंने मतलब कोई एडवांस कुछ किया नहीं 9th-10th में। तो 11th में फिजिक्स के लिए तो मैं तिवारी सर के पास क्लास करता था, पायनियर क्लासेस से, वहाँ मैं 9 से ही करता था। केमिस्ट्री के लिए मैंने 11th के स्टार्टिंग से 12th एंड तक मैंने पहले AKC सर के पास क्लास किया, और फिर 12th में आने के बाद मैंने लोकस एकेडमी को भी ज्वाइन किया। और बायोलॉजी के लिए मैं तनुश्री मैम के पास क्लास करता था, जो भी पायनियर क्लासेस में पढ़ाती है। तो जैसे सर ने कहा गलतियाँ, तो मेरा केमिस्ट्री में जैसे 165 स्कोर है इस बार, 3 गलतियाँ मेरी हुई है, तो 3 के अलग अलग रीज़न से। पहला गलती तो मैं मानता हूँ कि मैं, क्योंकि सर को 12th क्लास में ज्वाइन किया, मेरा इनऑर्गेनिक छूट गया, क्योंकि सर इनऑर्गेनिक 11th में कराते हैं, तो एक क्वेश्चन वहाँ गलत हो गया। एक मेरा सिली मिस्टेक हो गया टाइम प्रेशर में आके, मतलब लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी OMR फिल करने के चक्कर में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, और एक क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा गड़बड़ हो गया केमिस्ट्री में। तो धीरे धीरे हम बताएंगे किस तरह से हर गलती को डील करना है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में थोड़ी जानकारी होगी वो जान पाएंगे कि जो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ होते हैं, एक इसके ऊपर क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेम बहुत अच्छे से किया था। एक होता है ना एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी थोड़े से लैंग्वेज में इतने अच्छे से सजे होते हैं कि वो इजी नहीं लगते। और एक तो एल्डोल का क्वेश्चन था जो आपको अक्सर मिलता रहता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं कि वहाँ हो भी जाता है सिली मिस्टेक और पता भी नहीं चलता हो गया है, तो वो इनको घर पे आके रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत हो गया यार, वहाँ पर ऐसे नहीं दिया। और जो एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो आपको पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। वो एक्चुअली में मेरे साल भी आया था जेई के एग्ज़ाम में, तो मेरे से भी गलत हुआ था। तो जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ पर इनसे मिस्टेक हो गया और स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक का सेक्शन इधर से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो 3 क्वेश्चन ये निकल गए। अगर 1-2 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नॉर्मली बढ़ सकते थे, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये इस लेवल के नहीं थे कि रियल में गलत होने चाहिए थे। तीनों हो जाते तो 180 में 180 आ सकते थे। और वैसे तो स्कोर वैसे भी बहुत सही है, लेकिन फिर भी पेपर में जितना ज़्यादा कौन बच्चा चाहेगा कि उसके 180 में 180 आते हों और 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए? तो हमेशा गलतियां तो चुभती हैं, वो ना करके ही आप अच्छा कर सकते हैं। और ख़ास करके वो गलती ज़्यादा दर्द देती है जो तुम्हें आता था, मतलब वो तो तुम्हारे 5 नंबर थे। जो नहीं आता वो तो चलो अलग बात है कि वो तो आता ही नहीं था, लेकिन जो तुम्हारे 5 नंबर थे, मतलब 4 नंबर थे, उसमें 1 माइनस मिल जाए, गलत हो जाए, तो वो थोड़ा दर्द दे जाता है। तो आपको सीखना चाहिए कि आप फिर जो अपने स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते चलें। इनऑर्गेनिक की चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती हैं उनको अच्छे से नोट्स को फॉलो करें, और ख़ास करके NCERT वाले सेक्शंस जो आपको अभी काफ़ी अच्छे से मिलते हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। बताओगे वो टेस्ट कैसे कैसे किस किस टेस्ट में तुमने अपीयर किया और वो टेस्ट कैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे? ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो टू द पॉइंट रहना चाहते हैं। आखिर तुम इनसे क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा टाइम पास करने का तो हमारा कोई इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। तुम अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक अच्छे बच्चे से ऐसी क्या चीज़, क्या लर्निंग्स हैं जो निकाल सकते हैं इनसे। तो टेस्ट पेपर के अटैम्प्ट में किस पेपर को अटैम्प्ट करने से कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद थी तुम्हारे लिए, वो बता सकते हैं स्टार्टिंग से जब तुमने टेस्ट देना शुरू किया? तो मैंने नीट के लिए बेसिकली 3 मेजर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था। पहला था पायनियर क्लासेस में जो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ होता है RBT, दूसरा है लोकस एकेडमी का जो NTS होता है नीट टेस्ट सीरीज़, और तीसरा मैंने आकाश का DLP कोर्स भी ज्वाइन किया था। तो इन 3 टेस्ट सीरीज़ के अलावा छोटे मोटे टेस्ट जैसे पार्ट टेस्ट वगैरह तो होते ही रहते हैं, जैसे यहाँ पे LLT होता है। तो टेस्ट की कमी तो नहीं थी मेरे प्रिपरेशन में, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। और टेस्ट, हर एक टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है यूनिक है। जैसे सर के टेस्ट में मेरा स्कोर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता था, मतलब मुश्किल से 650 क्रॉस होता था, स्पेशली बायोलॉजी में थोड़ा स्कोर कम रहता था। और जैसे इस बार का आपने पेपर देखा है बायोलॉजी कैसा आएगा, मतलब हम सोच के जाते हैं बायोलॉजी में तो नंबर आ ही जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करेंगे, पर इस बार उल्टा हो गया। तो उसमें स्पेसिफिकली NTS ने हेल्प किया कि किस तरह से NCERT के अंदर से
मतलब जो छुपे हुए बातें हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्टली बहुत कुछ लिखा है, उसको कैसे निकालना है और कैसे पढ़ना है, तो इसमें एनटीएस ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया था। और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन सर बनाते हैं वो तो यूनिक क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसमें पूछा है कि हाउ मेनी लोन पेयर होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब मुश्किल से मिलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हुआ मेरा। तो मैंने इसके पहले जो इंटरव्यू लिए थे तो बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम एनटीएस ना देते तो क्या बायो में जितना अभी स्कोर आए उतने आते, क्या मतलब हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाते, लेकिन एनटीएस ने तुम्हें किस तरीके से हेल्प किया कि स्कोर जो आपके, जैसे बायो में इनके स्कोर थे 340, तो 340 स्कोर क्या यहाँ पर जो एनटीएस दिया करते थे उसमें इस ऐसे स्कोर आया करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो एनटीएस देते हैं तो उनको कम स्कोर मिलने से बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ बताओगे कि ये स्कोर तुम्हारे रियल वैल्यू को बताता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे स्कोर यहाँ पर टेस्ट में कहीं पर दे रहे हो और 360 में 340 50 ईजिली आ जाते हो, लेकिन मेन एग्जाम में अगर वो तुम्हारे स्कोर में नहीं कन्वर्ट हुए तो वो तो पेनफुल होगा तुम्हारे लिए। तो अगर कम स्कोर वो रियल स्कोर हैं तो वो जैसे तुम्हारे इधर स्कोर आया करते थे, फर्स्ट टेस्ट में इनको एनटीएस का स्कोर बताना बायो का कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी रनिंग देते रहते हैं एनटीएस तो उनको बहुत डिमोटिवेशन होता रहता है कि यहाँ तो बायो में भी स्कोर नहीं आते, टोटल स्कोर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो आखिर यहाँ के स्कोर की क्या वैल्यू निकाल करके रखें कि उससे और उनको सीखने का मोटिवेशन मिलना चाहिए या डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? तो मुझे याद है जब पहला एनटीएस मैंने दिया था, बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं, मैं मॉड्यूल्स और मतलब दुनिया भर की उल्टी सीधे चीज़ें पढ़ के आ गया और मैं सोचा कि ये तो पढ़ ले, एनसीईआरटी से क्या ही पूछेंगे। तो मेरा 316 स्कोर आया बस, और मैं काफ़ी मतलब शॉक हुआ इतना कम कैसे आ गया। फिर घर पे जाके बैठ के देखा तो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से उठाए गए थे, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था और जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं ये गलती। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा इंप्रूव होने लगा, और यहाँ पे जो स्कोर रहता था बायोलॉजी में वो 330 to 350 के बीच में वेरी करता था। शायद एक बार मेरा 360 आया था, वो भी बहुत मुश्किल से आ गया, वरना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 320 330 ऐसे ही। और नीट में मेरा 340, लास्ट टेस्ट जो था उसमें 345 मेरा स्कोर था। तो लगभग ऐसा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में, जहाँ जैसा आपको यहाँ पे आ रहा है। तो वो सारे बच्चे जो एनटीएस ज्वाइन करते हैं या जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं कभी भी क्लास में इसके लिए फोर्स नहीं करता कि तुमने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, खास करके तुम पार्थिव से पूछ भी सकते कि कभी मैंने क्लास में इवन डिस्कशन भी नहीं किया होगा कि एनटीएस जैसा कोई मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चलता है। अगर तुम्हारे हेल्प के लिए कुछ हो सकता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का छोटा स्टेट है, इतना तो हम लोगों को मानना ही चाहिए कि इस स्टेट में उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। जितने ज़्यादा टीचर्स जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे बच्चे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कुछ टीचर्स फुल टेस्ट की सीरीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, उससे बच्चों का ही तो फ़ायदा है। अब बच्चे देंगे उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा। बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स उनको ऑफलाइन अच्छे टेस्ट सीरीज़ देते हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ डिसएडवांटेज ये होगा कि बड़ी कोचिंग तो है लेकिन ऑफलाइन टेस्ट ऑफर नहीं कर रहे होंगे, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके उसके बेनिफिट नहीं निकाल सकते। और ये चीज़ भी ध्यान रखें, जो बच्चे एनटीएस ज्वाइन करते हैं, नीट टारगेट रखते हैं, अगर वो ऑनलाइन, या मैं ना बोल करके पार्थिव से ये पूछो कि अगर ये टेस्ट तुम ऑनलाइन देते और फिर रिजल्ट देखते अपने इस नीट का, तो क्या सेम तरीके का स्कोर रहता? ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो बहुत डिफरेंस है, और ये हमें पता चल गया क्योंकि 11th पूरा ही हमें ऑनलाइन देना पड़ा कोविड की वजह से। तो वहाँ तो मतलब इजीली स्कोर आ जाता था, और जैसे 3 घंटे का एग्जाम ऑनलाइन दे गए तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा पेपर, उसके बाद फिर से पेपर दे सकते हो आप। लेकिन ऑफलाइन में एक बार खत्म करने में जान निकल जाएगी। तो अगर आपके पास चॉइस है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन के लिए जाए, क्योंकि बहुत कुछ है। OMR में अगर आपने बबलिंग एरर कर दिया तो वो भी मतलब बहुत पेनफुल चीज़ है मार्क होने के लिए। तो इसीलिए ऑफलाइन टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन मतलब अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है जैसे कोविड, तो फिर ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन डेफिनेटली दीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम के वो 3 घंटे 20 मिनट को अगर तुम्हें 1-2 मिनट में बताना हो कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर बीच बीच में कैसे टीचर्स ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, फिर तुमने कौन सा सेक्शन पहले उठाया, वो 3 घंटे को तो कुछ 2-4 मिनट में बोले जा सकते हैं। वो एग्ज़ाम टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है तुम लोगों के लिए भी, कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक बार बताओगे इनके वो जो एग्ज़ाम के 3 घंटे 20 मिनट गए, क्या वो 20 मिनट एक्स्ट्रा रियल में 20 मिनट जैसे एक्स्ट्रा थे, या फिर उससे ज़्यादा तुम्हारे वेस्ट हो जाते हैं इधर उधर? तो बताओगे 3 घंटे 20 मिनट की जर्नी क्या थी एग्ज़ाम की? तो भले ही 3 घंटा 20 मिनट का एग्जाम है, बट आपको मान के चलना है 3 घंटा ही मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट आपका चला जाएगा, इन्विजिलेटर आएंगे, सिग्नेचर लेंगे आपके, थंब इम्प्रेशन। तो स्टार्टिंग में जैसे मेरा 5 मिनट तो स्टार्टिंग में चला गया। मुझे एक पेन मिला था, वो पेन काम ही नहीं कर रहा था ठीक से, तो मैंने इन्विजिलेटर से बोला सर आप पेन चेंज करके दीजिए। पहले तो उन्होंने थोड़ा मतलब कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो नीट एग्जाम से। फिर बाद में पेन चेंज करके दिया उन्होंने। और पहले मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, जैसे मैं हर मॉक टेस्ट में करता था,
और आपको वही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करते हो। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री सेक्शन ए करके मैं बायोलॉजी में चला गया, फिर बाद में केमिस्ट्री के सेक्शन बी में आया। तो ये सब करते करते लगभग मुझे लास्ट में 5 मिनट मेरे पास बाकी थे, और उस 5 मिनट में मैंने देखा कि OMR में सब कुछ फिल किया है कि नहीं। कई बार सेक्शन बी में स्पेसिफिकली 10 क्वेश्चन की जगह हम 9 आंसर करते थे, और ये मतलब हम देखते नहीं और फिर गलत हो जाते। तो मैंने देखा था मैंने 9 तो नहीं, मैंने 11 क्वेश्चन आंसर कर दिए थे बायोलॉजी में, तो मतलब टेंशन के चक्कर में। तो फिर और 20 मिनट आपको मिलेगा नहीं, तो अगर कोई भी टेस्ट सीरीज में 3 घंटा 20 मिनट मिलता है, कोशिश कीजिए कि 3 घंटे में ख़त्म करो। तो जैसे सर हमें 3 घंटे प्रोवाइड करते हैं टेस्ट में, तो मेरा टारगेट रहता था 2 घंटा 45 मिनट में ख़त्म करना है। तो आपको यही फोकस करना है बेसिकली। एक बहुत अच्छी सी बात इन्होंने बताई कि तुम्हें वो टाइम की चीज़ें कि 20 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा है ना। कभी कभी होते हैं ना मार्केट में चीज़ें बिकती हैं, दिखता कुछ और है, वो बोलता है कि 1500 है और 50% ऑफ, पता चला 50% ऑफ होने के बाद भी अपने से ज़्यादा पैसा ले रहा है। वैसे वो तुम्हें 3 घंटे 20 मिनट दिखा तो रहा है, लेकिन अगर उस सबको ये मान करके जाओगे कि इतना टाइम तुम्हें मिलेगा एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए, तो नहीं भाई, वहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी चलते रहते हैं उसी टाइम पे ही। और जैसे इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में जो पेन मिला, कभी कभी होता है ना स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, पेन मिला और चल ही ना रहा हो, तो 5-10 मिनट इधर ही डिसबैलेंस हो गए होंगे। ऊपर से जो स्टार्टिंग में बच्चे फिजिक्स को स्टार्ट करते हो, मोस्टली तो मेरे हिसाब से 10 में से 9 बच्चे तो फिजिक्स नहीं स्टार्ट करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि पहले फटाफट स्कोर गेन कर लेते हैं बायो के 360 और उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी को प्रेफरेंस देंगे जैसा है। लेकिन मेरे हिसाब से जिनके टारगेट होते हैं 700, उनको मैटर नहीं करता है कि उनका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायो, वो कोई भी सब्जेक्ट को उठा करके अपना फर्स्ट बना सकते हैं, बस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एग्जाम में जा करके तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स आसान है तो हम फिजिक्स उठा के करेंगे। अगर तुम जैसे पार्थिव ने बताया कि इन्होंने फिजिक्स पहले अटैम्प्ट किया, तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो गए होंगे कि फिजिक्स पहले अटैम्प्ट किया, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स के 2 साल से प्रैक्टिस किए पहले अटैम्प्ट करने के। लगभग तुमने सारे पेपर में फिजिक्स पहले अटैम्प्ट किया करते थे, तो एग्जाम में कभी वहाँ जा करके मॉडर्न न बनना, मतलब नई चीज़ें ना वहाँ पे रिसर्च करने लगना कि हमें अभी यहाँ पर हमें फिजिक्स आसान लग रहा है तो फिजिक्स शुरू कर दे। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ से स्टार्ट करना सबसे अच्छा रहता है। और एक सबसे अच्छे पॉइंट जो इन्होंने बोले कि 9 क्वेश्चन इनके सेक्शन बी वाले में किसी किसी में हो गए, या चेक कर लिए कि 9 हो गए हैं या 10 हो गए हैं या एक्स्ट्रा हो गया, वो सब लास्ट के जो 5 मिनट इनके बचे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बच्ची का वीडियो देखा जो अभी दिल्ली में है, अंकिता सरकार करके, उसने एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्शन बी को नीचे से करना शुरू करो तो फिर आपके पास पता चला आपने नीचे से करना शुरू कर दिया, तो अगर आपने 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी कर दिए तो स्टार्टिंग के 10 चेक होंगे, तो जो नीचे वाले अगर वो एक्स्ट्रा भी हो गए तो वो तो काउंट नहीं होते ना, कि अगर तुमने नीचे 11 कर दिए तो स्टार्टिंग के 10 काउंट हो जाएंगे। तो नीचे से करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि ऊपर नीचे के क्वेश्चन अगर 1-2 गलत भी हो गए तो ऊपर से हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, टाइम भी बच जाता है इसमें, कि पता चला नीचे से 10 लगातार आता था तो कर लिया, और अगर नहीं आता था तो उसी में से हम चलते चले गए, और 1-2 अगर एक्स्ट्रा भर भी दिया होगा, फिल भी कर दिया होगा, तो ऊपर के हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो स्टार्टिंग के 10 हो जाएंगे। एटलीस्ट मतलब अपनी अपनी ट्रिक लगा सकते हो, वो पेपर देते देते तुम खुद भी अपनी अपनी बना सकते हैं कि हमें कैसे वो करना है। और टोटल स्कोर को ये पहले टारगेट करके नहीं चलते ना, पहले अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाते चलो, टॉपिक्स को अच्छा करते चलो, पार्ट टेस्ट को खूब अच्छे से, जितने अच्छे से वहाँ से यूटिलाइज कर पाओगे टॉपिक उतने अच्छे से सीख पाओगे। मेरे हिसाब से तुम अगर मतलब टोटल 720 टारगेट कर रहे हैं तो फुल टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के पार्ट टेस्ट जो क्लास में चलते रहते हैं, वहाँ पर तुम टॉपिक सीख रहे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से मिलते हैं, तो वो बहुत सीरियसली देना चाहिए। और फिनिशिंग तो हमेशा ही एज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्रिकेट में ही देख लो, स्टार्टिंग में कभी कभी प्लेयर्स क्या करते हैं, फटाफट पहले दूसरे ओवर में 20-30 रन बना रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर 4-5 ओवर रन नहीं बनाए तो टोटल स्कोर बहुत कम हो जाते हैं, टीम भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो लास्ट टाइम तुम्हें तो खूब सारे एग्जाम भी देने हैं, बहुत सारे टेस्ट भी देने हैं, और वही तुम्हें मोटिवेशन बना के रखता है, और एग्जाम में भी जा करके सेम मोमेंटम, अच्छा कोलिजन, इफेक्टिव रिजल्ट आ जाते हैं फिर। और कुछ ऐसी लाइन बताओगे कि जो तुम्हारे जूनियर्स फॉलो करके खुद अच्छे बन सकते हैं, ऐसे स्कोर्स ला सकते हैं, ऐसा कोई ट्रिक? और सबसे पहली बात कि इन लोगों को बता सकते हैं कि कोई मोटिवेशनल वीडियो इनको हेल्प करेगा या इनके अंदर की आग? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा अपना टारगेट हाई रखना है। जैसे मैं कुछ लोगों से पूछता कि तुम्हारा टारगेट क्या है, बोलते मुझे AGMC मिल जाए मेरे लिए बहुत होगा। यार AGMC का टारगेट करोगे तो कैसे मिलेगा वो? तो मेरा टारगेट स्टार्टिंग से रहता था कि मुझे कोई भी टेस्ट हो 720 पे 720 लाना है, भले ही वो टारगेट पूरा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन 720 टारगेट रखोगे तभी तो 600 क्रॉस होगा। तो जैसे यहाँ पे 685 मेरा फाइनल स्कोर रहा, बट मैंने थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि लास्ट के मॉक टेस्ट में मेरे मतलब 700 के ऊपर नंबर आ रहे थे कंसिस्टेंटली।
और जहाँ मैंने आकाश के टेस्ट दिए थे उसमें भी 690 प्लस आ रहे थे। तो खैर क्योंकि अब वो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर वो टारगेट नहीं होता तो इतना भी नहीं आता, मैं बहुत नीचे चला जाता। और जैसे सर बोल रहे थे मोटिवेशन वीडियोस की, तो मैंने पर्सनली ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं। पहले देखता था 11th के स्टार्टिंग में, बट बाद में पता चला कि ये वीडियो उतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते। मतलब देखोगे आपको एक दिन मोटिवेशन रहेगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा। तो अंदर से अगर मोटिवेशन आती है, जैसे मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो ये था, 10th तक मैंने कभी स्कूल में टॉप नहीं किया, स्कूल का सेक्शन में भी टॉप नहीं किया मैंने। तो 10th के रिजल्ट्स आने के बाद डिसाइड किया कि 2 साल बाद एक ऑल इंडिया एंट्रेंस में बैठ रहा हूँ, तो उसमें फुल पोटेंशियल टेस्ट करना है मुझे। तो वो हमेशा स्ट्राइक करता था। कभी कभी पढ़ाई का मन नहीं करता है, हर किसी के साथ होता है, पर उस टाइम दिमाग में आता था कि स्टार्ट क्यों किया था मैंने। तो फिर ऑटोमेटिकली कोई मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ख़ास करके मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, और मतलब हमेशा मेरे स्टडीज़ को लेके वो मेरे से ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि ठीक से पढ़ रहा हो कि नहीं। तो ये सब अगर इस ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है तो फिर मोटिवेशनल एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली काफ़ी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोल दी अंदर से कि तुम कितना ज़्यादा बाहर की वीडियोस देखोगे ना, वो भी एक टाइम पास है। तुम्हारे 24 घंटे में से हर वीक में वो 2-4 वीडियोस देखने की आदत है, और तुम एक वीडियो के चक्कर में 2-4 एक्स्ट्रा भी देख लेते। और मोटिवेशन तो अंदर के होने चाहिए। और पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स की तो बात ही क्या बोला जाए, कितने ज़्यादा पता चला बच्चा अभी एग्ज़ाम देने जा रहा है, और अगर यहाँ पर मैंने आंसर की दे दिया ग्रुप में, तो पेरेंट्स चले आते हैं, आंसर की लेकर जाते, चेक कर लेते सारे स्कोर, किस में गलत हुआ, किस में नहीं गलत हुआ, उसका रीज़न बताओ, ये कैसे गलत हो गया, या क्वेश्चन ही गलत था। इतना सीरियसनेस दिखाना, तो मतलब एक हिसाब से पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं केवल 685 लेकर आए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स के डेडिकेशन, उनका भी हार्ड वर्क, जो पेरेंट्स से स्टूडेंट से भी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। और एक जो बात इन्होंने बताई कि कभी इन्होंने स्कूल सेक्शन ये सब टॉप नहीं किया, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने, जो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं होते, उसके बावजूद भी फ्यूचर में जाकर के वो बड़े बड़े एक्टर बन जाते हैं। और जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आगे जाकर के पता ही नहीं चलता कि ये कभी हीरो भी थे। मतलब छोटी छोटी, तुमने भी देखा होगा यार, कुछ अच्छे ऐसे एक्टर होते हैं जो छोटे छोटे पे कुछ एक्टिंग करते हैं, लेकिन बड़े बन के कौन सा हीरो बनते हैं पता नहीं चलता। तो छोटी छोटी क्लासेस में तुमने कौन से टॉपर, खास करके वो बच्चे, मैंने देखता हूँ अगर वो बच्चे इधर 11th में आते हैं तो बोलते हैं मैं तो सर 10th में टॉपर था, 97%, 98%। क्या बहुत मैटर करता है ये आगे 11-12 में? क्योंकि बहुत बच्चे अपने आप की ईगो को ले लेते हैं कि मेरा तो इतना % आया था और सर के टेस्ट में केवल इतने आ रहे हैं, तो सर ने गंदे ही पढ़ाए होंगे। नहीं भाई, 10th का और आगे की चीज़ों का बहुत ही अलग सा लेवल है। तुम्हें स्कूल में नंबर लाना या फिर बोर्ड में नंबर लाना और कंपटीशन एग्जाम में नंबर गेन करना, वो बहुत ही अलग तरीके का है। और जो इनका रिजल्ट आया, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि शायद जो छोटी क्लासेस में टॉपर नहीं हुआ करते थे, तो उसकी एक आग थी जो इनके अंदर छिपी हुई थी, और उन्होंने सारी आग झोंक दी 2 साल में, कि नहीं। और क्या ही बोला जाए बच्चों, मतलब जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको कोई एक पर्टिकुलर लाइन दे दो जिसको फॉलो करके वो मतलब ब्लाइंडली फॉलो करके अपने स्कोर को गेन कर सकें। कोई ऐसा डेली रूटीन बता दो जिसको फॉलो करके वो अच्छे बन सकें। तो अगर डेली रूटीन की बात करें तो आपका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में एक रूटीन फिक्स कर दो, नहीं। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो। जैसे मेरा क्या होता था, मैं सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट करते करते मैं सोच लेता था कि आज के दिन में क्या क्या करना है। तो अगर सोच लिया कि 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो कंप्लीट करके ही सोना है। अब रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ये आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर ही लेके बैठे और 1 घंटा बुक लेके बैठ गया तो हो गया 1 घंटा पर, नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब जैसे मेरा तो टेस्ट के बेसिस पर मैं पढ़ता था कि अगले हफ्ते ये टेस्ट है तो अभी ये करना है। और जैसे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रात को जगे रहते थे 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो कोई ऐसा मेरा लॉन्ग टर्म में कोई रूटीन नहीं था, 1 दिन का सेट करता था, उसको कंप्लीट करता था। फिर धीरे धीरे जैसे टेस्ट में अगर आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपका रूटीन जो है सही वर्क कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप कर लोगे। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डाउनफॉल्स है वो हर किसी के जर्नी में आते हैं। जैसे मेरे जर्नी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्लास 12 का KVPI एग्ज़ाम। मैं इसके बारे में तो KVPI एग्ज़ाम 11th मैंने दिया था, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाया मैं। तो मेरा दिमाग में बहुत ही ये बात बहुत दिनों तक चली कि मैं नीट में सोच रहा हूँ एम्स दिल्ली जाने का, और KVPI क्रैक नहीं हो रहा मेरा। फिर 12th के लिए मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, लेकिन मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्या हुआ, एग्ज़ाम मेरा बहुत ही ख़राब चला गया, और जितना मेरा आना चाहिए था उससे बहुत कम स्कोर आ गया मेरा। और जब रिजल्ट आया 12th में मैंने क्रैक कर लिया, लेकिन रैंक था 1500 के ऊपर। तो फिर एक फेज़ आया था उस टाइम 1 हफ्ते, और KVPI एकदम नीट से पहले ही हुआ था, तो मैं सोच रहा था, बहुत डिमोटिवेशन हो गया था। लेकिन उसके बाद ही एक्चुअली मेरे को पता चला कि चाहे कितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो फिर उसके बाद मैंने गियर चेंज किया और फिर थोड़ा और
जब जितना पढ़ता था उसके बाद और ज़्यादा पढ़ने लगा, और उस टाइम ऐसा हो गया था कि टाइम का पता नहीं चलता था कैसे कैसे पढ़ रहे, फिर अल्टीमेटली नीट एग्ज़ाम हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें बताते चले गए अपने बारे में। मैं तो डेली रूटीन पूछ रहा था और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। कभी कभी ठोकर लगते लगते जो सीख मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद के लिए एक्सपीरियंस भी दे जाता है और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर ले जाता है। और इन्होंने बोला कि आज का जो टाइम है वो कैसे तुम जी रहे हो सकता है वो आज का टाइम अगर तुम टफ चैलेंजिंग बना करके जीते रहोगे तो फिर जो फ्यूचर में टफ टाइम्स आएंगे उसके लिए तुम स्ट्रांग बनते चले जाओगे। कई बार इनके जो एक्सपेक्टेशन थी वो मिला नहीं, तो शायद उसकी वजह से और हार्ड वर्क दे दे करके हार ना मानने की टेंडेंसी, नेवर गिव अप वाली टेंडेंसी, और ज़्यादा हार्ड वर्क देते देते फिर वो रिजल्ट आ गए। और कभी ये मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि 30% अपना हार्डवर्क होता है और 70% बहुत सारे लक फैक्टर भी काम करते हैं कि तुम मतलब जैसे इनके लक फैक्टर ये हैं कि बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, पेरेंट्स इतने अच्छे मिल जाएं, पेरेंट्स इतने केयरिंग हो जाएं, ये तो सब तुम्हारे नसीब में, मतलब सबके वो नहीं होता ना। बहुत सारे बच्चे बहुत हार्ड वर्क होते हैं, शायद उनके पेरेंट्स इतने केयरिंग ना होते हो, इतने ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बस तुम्हें अपना काम लेकिन करते रहना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें हार्ड वर्क देते रहना चाहिए। और चलिए फिर तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। और अगर तुम भी एम्स जाने का सपना रखते, भोपाल अभी इनका कॉलेज है, हो सकता है ये भुवनेश्वर में चले जाएं एम्स में। और जस्ट कॉलेज तो भोपाल भी बहुत मस्त है और भुवनेश्वर भी बहुत मस्त है, बस जो लोकेशन है वो भोपाल का थोड़ा सा इनके हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करना, एक ही बार जो ट्रेवल किया एक बार फेयर बताओगे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर गए हों, कहीं दूसरी देश घूम करके आए हों। आने जाने का शायद 80,000 ट्रेवलिंग में चला गया, सोचो। और एम्स का फ़ी है हमारा 5,500 मतलब आप सोच सकते हैं ट्रेवलिंग में, और कोई मतलब 12-13 घंटे लग जाते हैं फ्लाइट से जाने में ही। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपडेट दे रहा हूँ, वरना कॉलेज तो दोनों ही बहुत अच्छे। चलिए, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर कॉलेज लाइफ। और क्या बोला जाए कि अगर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा करो तो बच्चों को अपडेट दे देना कि अगर कुछ ऐसे एजुकेशन लाइन में देना चाहते तो जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और हेल्प कर सकें। मतलब तुम भी तो यही चाहोगे कि अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं पूछा नहीं अभी तक, किसी ने मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए? क्योंकि तुमने भी मुझे बताया कि तुम 9th-10th में बहुत सारा मैथमेटिक्स कर डाले थे, फिर कैसे ये टर्निंग पॉइंट आया कि तुम्हें डॉक्टरी पे आना है? ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं था, मैं तो पूरा फिनिश करते समय मैं पूछ रहा हूँ। बोलोगे ऐसा कुछ पॉइंट था जिसने तुम्हें बताया कि नहीं डॉक्टर ही बनना है? तो मैं तो डॉक्टर्स के साथ रह के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 15 ईयर से रह रहा हूँ अपने अंकल के साथ, वो डॉक्टर है, और मेरी जो कज़न सिस्टर है वो भी डॉक्टर है। तो मुझे पता है कि डॉक्टर को कितना मतलब रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन सब कुछ है। लेकिन ऐसा डेडिकेटेड हो के मैंने मेहनत नहीं किया। 9th-10th में बस ये था कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पढ़ता रहता। उस टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं मुझे लगता था, मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो उसके चक्कर में मैंने 11th-12th का लगभग 70% 80% कवर कर लिया था। लेकिन जब 10th का रिजल्ट आया तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि अभी तो डिसाइड करना है, जेई करना है, नीट करना है, दोनों तो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, क्योंकि डॉक्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट मिल ही रही है और सब कुछ है यार मेडिकल प्रोफेशन में, भले ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वही, लेकिन तो फाइनली नीट के लिए मैंने 11th क्लास से फुल फॉर्म में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। चलिए, वो कुछ अपने अपने जर्नी होती है कि कोई कहाँ से मुड़ जाए, और लक में तो बहता हुआ पानी है, किधर तुम्हें मुड़ते हुए ज़िंदगी लेकर जाएगी कुछ पता नहीं। यही बच्चे हार्ड वर्किंग है, अगर अच्छे से जेई के लिए स्कोर करते तो शायद आज किसी आईआईटी में जा रहे होते। वो डिसाइडिंग फैक्टर तुम किधर डिसाइड करते हो, लेकिन हार्ड वर्क करते रहोगे तो अच्छी लाइन में जाओगे और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे। तो हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई इनके फ्यूचर की लाइफ के लिए और जो इन्होंने अचीव किया अभी तक के लिए। और ये सब सक्सेस वाला होता है ना, वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो एक सक्सेस तो मिल गया, अभी आगे जा करके कॉलेज में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे मिलते हैं, वहाँ पर भी एक सर्कल मिलता है। तो वो लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी हो। मेरी तरफ से इतनी ही इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।